Okay student, we have completed lecture 2 in this chapter. Good morning student, once again warm welcome. Start lecture 3. टॉपिक है बेटा सेक्शन फार्मूले. अब आपको सेक्शन फार्मूले की हेल्प से क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को डिफाइन करना होगा कि किस टाइप से वो क्वेश्चन सेक्शन फार्मूले में क्वेश्चन आपसे पुट करता है बेटा. तो स्टडी करते हैं बेटा. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट है रिमार्क का इंटरनल डिवीजन, यानी जब आप लोग क्या करो बेटा इंटरनल डिवीजन कर रहे हो तो उस सिचुएशन पे आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे वेक्टर को लेके बेटा. तो उसने कहा कि आपके पास सपोज दैट ए बी कोई एक वेक्टर वाली लाइन है बेटा, जिसपे पी पॉइंट क्या कर रहा है कि ए बी को डिवाइड करता है एम रेशियो एन में. ए वेक्टर की जो पोजीशन है वो ए वेक्टर, बी वेक्टर का जो पोजीशन है वो बी वेक्टर है, और पी वेक्टर का जो पोजीशन है वो मैंने कहते हैं आर वेक्टर. तो उस सिचुएशन पे जो आर वेक्टर का फॉर्मूला होगा बेटा वही होगा बेटा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, यानी क्रॉस एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाई एम प्लस एन. ये होती है इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला. लेट्स सी प्रूफ देखते हैं बच्चे. मेरे पास कोई क्या है, एक ओरिजिन पॉइंट है ओ को, मैंने एक ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, इससे इनिशियल पॉइंट लिया मैंने. एक इस डायरेक्शन में ए वेक्टर हो गया, एक इस डायरेक्शन में बी वेक्टर हो गया, यानी ये वेक्टर और ये बी वेक्टर हो गया. ठीक है, इन दोनों वेक्टर में एक पॉइंट क्या हुआ, इन दोनों को ज्वाइन किया मैंने, ए और बी लाइन को. इस ए बी लाइन को मैं जो ज्वाइन करने के बाद ये बन गया ए बी लाइन. तो मैंने कहा इसे ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया एम रेशो एन से. किसमें डिवाइड कर दिया, एम रेशो एन से. किससे, ओरिजिन से ही, क्योंकि ओ से पी तक का जो पोजीशन वेक्टर वो है आर वेक्टर. ठीक है, तो इसलिए मैंने ओरिजिन से किया है. तो ओरिजिन से जब मैंने इस पे क्या किया है कि ए बी को एम रेशो एन में डिवाइड किया, तो किस रेशो में डिवाइड किया, एम रेशो एन में. तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना आ गया, ओ पी का आर वेक्टर आ गया. तो अब ये बात बताओ बच्चों मेरे को, जो रेशो होते हैं वो क्या होता है, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी कितना हो गया, एम अपॉन एम. दोनों ही क्रॉस मल्टीप्लाई, एन ए पी इजकल टू एम पी बी हो गया, यानी दोनों स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी लेती है ऑन बोथ साइड. एन ए पी वेक्टर इजकल टू एम पी बी वेक्टर हो गया. ओके, अब बेटा एक बात बताओ, एन ए पी वेक्टर को लिखने का प्रोसेस क्या होता है, ध्यान रखना बच्चे. ए पी वेक्टर जब भी लिखा जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, प्रीवियस में जो नेक्स्ट में से माइनस प्रीवियस कर दीजिए, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. आप इसे ये भी लिख सकते थे ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. रीजन सेम है क्योंकि ओरिजिन से इंडिकेट किया हुआ है आपने. ठीक है ना, यानी किसको आपने ओरिजिन कह रखा है, यहाँ पे ओरिजिन आपने ओ को कह रखा है. किसको ओरिजिन कह रखा है, यहाँ पे ओ को ओरिजिन कह रखा है, ये ओ है. ठीक है ना, ओ को क्या बोला आपने, ओरिजिन. इसलिए आप लिख सकते हैं ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू एम. पी बी वेक्टर मतलब बी माइनस पी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी. दोनों की वैल्यू लिख दीजिए. ओ पी वेक्टर की पोजीशन वेक्टर कितना आ गया यहाँ से था, ओ से पी तक का पोजीशन वेक्टर कितना था बेटा आर वेक्टर, और ए का पोजीशन वेक्टर कितना था ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर कितना था बी वेक्टर. वैल्यू पुट कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए. मल्टीप्लाई करने पर लाइक टर्म्स को वन साइड कर लीजिए, अनलाइक टर्म्स को वन साइड कर लीजिए, और उसको कैलकुलेट कर लीजिए. आर वेक्टर की वैल्यू गेट हो जाएगी एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाई एम प्लस एन. क्लियर हो गया बेटा, इस पॉइंट को समझ में आ गया. तो यानी ओरिजिन यदि वो सपोज दैट आपको ओरिजिन वो ए को बोल सकता था, ओरिजिन को बी को भी बोल सकता था, किसी को भी वो ओरिजिन कॉल कर सकते हैं. यहाँ पे ओरिजिन उसने किसको कॉल किया है, ओ को कॉल किया है. इसलिए आप उसको नेम को जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी लिख रहे हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखते हैं, हम इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं ओ पी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर. क्लियर होगी बेटा बात. अब बच्चों मिड पॉइंट की कंडीशन में आते हैं. मिड पॉइंट में क्या किया उसने, जो रेशो हो रहा था, यानी जो लाइन थी आपके पास जो दिख रहा था पी पॉइंट है, वो इस ए बी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. इक्वल का मीनिंग क्या हो गया, जो एम और एन का रेशो है वो क्या हो गया बेटा 1:1 हो गया आपके पास. ठीक है, क्या हो गया बेटा 1:1. तो यानी आपने एम और एन के रिप्लेस 1 इंटू 1 रख दिया वैल्यू, तो बी प्लस ए वेक्टर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कितना हो गया 2. तो यानी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2. ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर फाइंड करना. इस तरह से एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करना है, इंटरनल में जहाँ पॉजिटिव आ रहा है बस वहाँ क्या कर दीजिए नेगेटिव. दिस इज कॉल्ड ए एक्सटर्नल डिवीजन. ओके बच्चों, अब क्वेश्चन क्लियर करते हैं बेटा. क्वेश्चन कैसे कह रहा है, क्या पूछेगा क्वेश्चन में, उसका पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स है विद पोजीशन वेक्टर 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर. यानी पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर रहेगा a3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, क्यू वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर प्लस b वेक्टर. लिख दिया ना उसने पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग दे दिया उसने. ठीक है ना, राइट द पोजीशन वेक्टर ऑन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर. तो यानी मुझे एक आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट पी क्यू. वो आर जो है इस पी क्यू लाइन को क्या करता है, डिवाइड करता है. विच रेशो, 2:1 में. कौन सा रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में. तो यानी एम और एन दे दिया. एक्सटर्नली पूछ लिया उसने और इंटरनली पूछ लिया, और आपको दोनों को फॉर्मूले पता है. पोजीशन वेक्टर ऑफ आर पूछा तो क्या लिखोगे, एम इंटू क्यू वेक्टर माइनस एन पी वेक्टर डिवाइड बाई एम माइनस एन. क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ क्लियर कराता हूँ. मैंने अभी आपको बताया था कि ये कोई लाइन थी आपके पास, ये पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर कोई हो गया, ये आर वेक्टर. ये रिश्ते को एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा था, यानी एम की मल्टीप्लाई क्यू से और एन की मल्टीप्लाई पी से हो जाएगी. तो एम क्यू एक्सटर्नल में तो माइनस आएगा, माइनस एन पी इज डिवाइड बाई एम माइनस एन. एम क्यू माइनस एन पी डिवाइड बाई एम माइनस एन.
सब पता है आपको, पी वेक्टर भी पता है, क्यू वेक्टर भी पता है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी दे दिए उसने, यहाँ पे उसने पोजीशन वेक्टर लिख दिया उसने 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यानी एज इट इज लिख दीजिए 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर की कंडीशन को कैलकुलेट करके ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू बच्चों। ओके बेटा, इसी टाइप से आपको क्या करना है, इंटरनली का भी फॉर्मूला अप्लाई करके इसको चिपकाना है। ओके बेटा, ओके बेटा, इंटरनली के लिए क्या क्या सेक्शन के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ आर निकाला उसने, यानी ओआर वेक्टर भी बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, किसी एक को लिख के ही करते हैं बेटा, जिसके अकॉर्डिंग आपने उसको ओरिजिन से कनेक्ट किया तो आप उसे ओआर वेक्टर भी लिख दीजिए या पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, बोथ आर सेम ही होते हैं बेटा लिखने में। क्या लिखा जाएगा, एम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस एन इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ पी डिवाइड बाई एम प्लस एन, ये तो क्लियर होगा, दिस एंड दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर गेट हो जाएगा 5a वेक्टर डिवाइड बाई 3। क्लियर। अब बच्चे क्वेश्चन आता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग सी, जॉइनिंग द पॉइंट दे दिया उसने बेटा पॉइंट्स पी एंड क्यू, ठीक है बेटा। अब वो पी और क्यू को पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो उसका मिड पॉइंट पूछ लिया, मिड पॉइंट के लिए कह रहे हैं पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ऑफ पी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू इज डिवाइडेड बाई 2। इसने वेक्टर गिवन किया है, पोजीशन वेक्टर तो नहीं गिवन किया ना, नेम तो नहीं आया ना, पोजीशन वेक्टर। जब भी पोजीशन लिखा हुआ आता है ना, हमेशा ध्यान रखना उसमें आई जे के भी आता है, वहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने ए बी सी को ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग इंडिकेट खुद ही कर दिया, तो इसलिए उसने आई जे के नहीं दिया। यदि वो लिख के देगा कि केवल उसने वेक्टर डिफाइन किया, तो वेक्टर का मतलब हमें पहले क्या बनानी पड़ेगी, उसकी पोजीशन वाली कंडीशन, और पोजीशन वाली कंडीशन पॉइंटों की हमेशा आई जे के यानी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम लोग। तो ठीक है बेटा, तो सोचो पी के पोजीशन वेक्टर लिखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आई जे के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी 2i प्लस 3j प्लस के 4k, इससे पोजीशन वेक्टर क्यों लिखा 4i प्लस j माइनस के 2k। क्लियर हो गया, इन दोनों के मिड पॉइंट यानी p प्लस क्यू वेक्टर डिवाइड बाई 2 हो गया, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कुछ नॉट है ध्यान रखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल गेट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम ध्यान रखना, क्या गेट करना, पाइथागोरस थ्योरम, कि किन्हीं भी दो वेक्टरों के साइड जो भी दो वेक्टर है आपके पास, उन दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम, यदि थर्ड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो दिस इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर होगी बात, पाइथागोरस थ्योरम। इक्विलैटरल ट्राइंगल, और जितने भी आपके पास वेक्टर हो गए उन सभी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या ऑल मैग्नीट्यूड इक्वल भी आ जाए तो दिस इज कॉल्ड ए इक्विलैटरल ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल किसे बोलते हैं, वही बेटा कोई भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपस में क्या आ जाए बेटा, इक्वल आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग बेटा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। मैग्नीट्यूड ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम्पल भी आप पे समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग वेक्टर मेथड, मुझे वेक्टर मेथड की हेल्प लेनी बेटा। उसने कहा कि शो दैट कर द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस प्रूफ करने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम थर्ड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ये वो इंडिकेट करती है मुझे। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने सभी के पोजीशन लिखे, क्योंकि पोजीशन में लिखे हुए नहीं थे, पॉइंटों में लिखे हुए कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, तो कोऑर्डिनेट की फॉर्म को सबसे पहले पोजीशन की फॉर्म में लिखते हैं, और पोजीशन की फॉर्म में लिखने का कनेक्ट करने का प्रोसेस होता है आई जे के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना हो गया, आई माइनस के जे प्लस के 0 के, बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना हो गया 4i माइनस के 3j प्लस के पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना होगा 2i माइनस के 4j प्लस के 5k, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ए बी सी आ गया। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, देखिए जब तीन वर्टिस तीन आ गए आपके पास, क्योंकि ए बी सी आ गया आपके पास, आपको तो साइड गेट करनी होती है ए बी सी, तो सबसे पहले आप ए बी गेट कीजिए, फिर बी सी गेट कीजिए, फिर सी ए गेट कीजिए, यानी ए से बी तक की डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, तो पहले ए से बी तक तो पता होना चाहिए कितना है, बी से सी तक तो पता होना चाहिए कितना है, सी से तक पता होना चाहिए कितना है, क्योंकि लेंथ पता होनी चाहिए ना, मुझे सबसे पहले साइड पता होनी चाहिए ना, साइड कैसे पता है, अभी तो कुछ नहीं साइड पता, हमें तो केवल क्या पता है, पोजीशन पता है, वो भी वर्टिसेस के, ठीक है ना। तो यानी पहले क्या करेंगे, ए से बी तक गेट करेंगे, बी से सी तक गेट करेंगे और सी से ए तक गेट करेंगे, यही हमने किया। तो ए बी वेक्टर गेट किया, फिर बी सी वेक्टर गेट करें, फिर सी ए वेक्टर गेट करेंगे। ए बी वेक्टर लिखने का प्रोसेस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी सी वेक्टर लिखने का प्रोसेस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सी ए वेक्टर लिखने का प्रोसेस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ठीक है, तीनों के कैलकुलेट करके कंडीशन ये आ गई। अब मैंने तीनों का मैग्नीट्यूड गेट किया है, दिस दिस दिस, तीनों का मैग्नीट्यूड गेट हो गया। जब मैंने तीनों का मैग्नीट्यूड गेट किया, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √14, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √21, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √35। अब आपको करना क्या है, इनमें से किन्हीं भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लीजिए। देखिए मैंने ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया, कोई भी दो वेक्टर ले सकते हैं आप, उन दोनों वेक्टर के स्क्वायर का सम किया, कितना है 35। ये थर्ड वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ये 35। √35 किसके इक्वल है, सी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, यानी सी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो गया। यानी किन्हीं भी दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम यदि थर्ड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी।
ओके बच्चों, तो इस तरह से यदि आपसे कोई पूछने लगा कि भाई ये गिवन जो वर्टिसेस के जो पॉइंट है ये इस वर्टिसेस के पॉइंट है, इस ट्राइंगल के वर्टिसेस के पॉइंट है, तो ये प्रूफ करो। तो सबसे पहले पॉइंट ध्यान से समझो, ए बी सी, आपको 3 वर्टिसेस दिए जाएंगे, पहले ए बी बी सी सी है, यानी उनके पोजीशन वेक्टर निकाल लेना। पोजीशन वेक्टर गेट करने के बाद तब आगे मूव करेंगे इस तरह कंडीशन के, उनके मैग्नीट्यूड गेट करके तब फाइनली कंडीशन को देखेंगे कि क्या कंडीशन हमसे उसने पूछी गई थी। ओके बच्चों, कोई डाउट हो बेटा मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।